to all of you. So today we are going to do our next chapter. The name is biomolecules. So what are the biomolecules? Who's gonna tell? Yes, जब तक कि बाकी के लोग नहीं आ जाते तब तक we are going to like learn something new. तो देख लेते हैं पहले आपको कितना पता है, then we are going to proceed with the chapter. हाँ जी, what are the biomolecules? क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? यहाँ से वहाँ बायोमोलिक्यूल्स बताइए क्या होते हैं? यस, बताओ जल्दी. बैठे रहो, इट्स फाइन, अच्छी जगह है वो. मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत ट्रांजिशन हो गया ना, यहाँ से पीछे चले गए. इससे पीछे वाले क्लास में नहीं जाना बस, ठीक है? तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बताइए, कौन बताएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कार्बन कंपाउंड्स. बायोमोलिक्यूल्स हम उनको बोलेंगे जो कैसे होंगे? कार्बन कंटेनिंग होंगे. तो ये याद रखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स ये नहीं कि लिविंग कंटेंट से जो भी मिल रहा है, या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में तो बहुत सारी चीजें, आयन भी इन्वॉल्व है, राइट? लेकिन हम बायोमोलिक्यूल्स स्पेशली किसको बोल रहे हैं? जो कार्बन कंटेनिंग है. तो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग मैटर आर कॉल्ड एज अ बायोमोलिक्यूल्स. तो आपने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का नाम सुना होगा, कुछ का नाम बता दीजिए, बताइए. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, राइट, लिपिड्स, राइट. उसके अगर आप सिंपलर फॉर्म देखते हैं तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म्स कैसे हो गए? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, राइट. उसके बाद अगर आप प्रोटीन्स के केस में जाएंगे तो क्या आ गए? अमाइनो एसिड्स आ गए. अच्छा, क्या लिपिड जो होता है वो पॉलीमर होता है? लिपिड पॉलीमर्स नहीं होते, ठीक है? जैसे आपको पता है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलके बने? यस एवरीवन, यस, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, दीज आर द पॉलीमर्स. मतलब आपके सेम टाइप की यूनिट्स का रिपीटिशन हो सकता है. प्लीज सेटल डाउन फास्ट एवरीवन. अनस, समीर, सारे लोग बैठ जाओ जल्दी जल्दी बिना कुछ बात किए, ठीक है? तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कि कौन से पॉलीमर्स हैं, कौन से पॉलीमर्स नहीं है, राइट? तो पॉलीमर्स मतलब जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, शुगर हो गए, पॉलीसैकेराइड्स में आप देखते हो ग्लूकोज की यूनिट रिपीट हो रहे होते हैं, स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, राइट, सेलुलोज के अंदर. लेकिन लिपिड्स जो हैं ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है और हमें लगता है कि लिपिड्स भी पॉलीमर हैं. जैसे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं. बट व्हाट अबाउट द लिपिड्स? लिपिड्स आर नॉट मेड अप ऑफ द मल्टीपल यूनिट्स, राइट? वो छोटे यूनिट्स होते हैं और उनका अगर आप वेट देखोगे दैट इज ऑल्सो लेस देन 800 डाल्टन, राइट? जो कैटेगरी है मैक्रोमोलिक्यूल की उसमें भी नहीं आते, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. बाकी के सारे लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स. तो ऐसे कंपाउंड, all the carbon containing compounds, all the carbon containing compounds that we got from living tissues called biomolecules. बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? कार्बन कंपाउंड. जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि डेफिनेशन बताइए, तो काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए. इसी टाइप का जब ऑप्शन आता है, एक नए तरीके से क्वेश्चन आता है, तो फिर हम लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. तो वो नहीं करना. अगर आपसे सबसे पहला चैप्टर का नाम ही बायोमोलिक्यूल, अगर हमें वही नहीं पता होगा तो फिर आगे का कैसे करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स क्लियर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसे सारे कंपाउंड जिनके पास कार्बन होता है, अगर आप उसको आइसोलेट कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. वो अलग से मेंशन किया गया. ऐसा नहीं बोला गया कि बस इसमें यही होता है, लेकिन बोला गया कि जो कार्बन कंटेनिंग है उनको तो हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसके अलावा और भी क्या चीजें होती हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं कुछ, राइट? उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या हो गया? कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए और कुछ केमिकल कंपाउंड्स हो गए. इज इट क्लियर? बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्लियर? चलो आगे चलते हैं. चलिए, अब अगर आपको सपोज कोई टिश्यू स्टडी करना है, ठीक है,
तो मान लो कि सपोज जैसे मैंने आपको कोई एनिमल का कोई टिश्यू दे दिया, आप गए बुचर हाउस, वहां से आपने थोड़ा सा मीट का कोई पीस लेके आए, और यू हैव टू स्टडी जैसे कैसे करते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा, ठीक है, उसके इफेक्ट भी सुने होंगे। जैसे मैंने लैब में यूज किया है तो मैं जानता हूँ पर्सनली कि लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब आधे बच्चे तो बेचारे इंटरेस्ट में मजा इतना आता है उसको यूज करते हुए कि मजे मजे में ही कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप उसको किसी भी सॉफ्ट चीज पे डालोगे, सपोज आपको पाउडर बनाना है, आपको लीफ की एनालिसिस करनी है या आपको किसी टिश्यू की एनालिसिस करनी है, अब आपको क्या करना है, उसका पाउडर बनाना है। तो आप सोचो कि आपको अगर कोई मीट का पीस है या लीफ मिला है, मान लो प्लांट की बात करते हैं, लिविंग कंटेंट है ना, लिविंग मैटर आप कोई भी ले सकते हो। आपने कोई टिश्यू का पीस ले लिया, नाउ यू हैव टू मेक द पाउडर, ठीक है। अब उसका पाउडर कैसे बनाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। आप उसको लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वैसा सारी चीज रहेगी। तो आप क्या कर दो, लिक्विड नाइट्रोजन डाल दो, वो क्या हो जाता है, पूरा सॉलिड हो जाता है। और आप क्या कर सकते हो, मोटार पेस्टल से, जैसे कोई ऐसी कोई चीज होती है सॉलिड, आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो, पूरा पाउडर बन जाता है। बहुत इजी है। मतलब अगर किसी भी टिश्यू में आपको ये कंटेंट अगर स्टडी करने हो, तो सबसे पहले प्रोसेस में आप क्या करिए, लिक्विड नाइट्रोजन डाल दीजिए। एक मूवी में भी दिखाया गया था, उसने विलन के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया, और जब वो पूरा सॉलिडिफाई हो गया पूरा, तो यहीं से हाथ मार दिया तो हाथ उसका अलग हो गया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें रियल, ऐसा गलत नहीं दिखाया उन्होंने। अगर आप किसी भी टिश्यू के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे डालोगे तो वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, और वो बिल्कुल ऐसे ब्रेक होगा जैसे आइस ब्रेक होता है, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है इसकी स्टडी के लिए। लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, कि आपने कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं, अभी हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। वी आर डूइंग द केमिकल एनालिसिस। व्हाट डज इट मीन, केमिकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि एक लिविंग टिश्यू के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास कोई टिश्यू है, उसको आपने क्या किया कि लिविंग टिश्यू ले लिया, वो प्लांट टिश्यू हो सकता है, वो एनिमल टिश्यू हो सकता है, या वो कोई माइक्रोबियल पेस्ट हो सकता है। आपने बहुत सारे बैक्टीरियाज को, फंजाई को, किसी को भी, अभी हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं कि हम जोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम डील करेंगे विद एनिमल्स के साथ। हमने कहा कि भाई तुम लोग भी आ जाओ, प्लांट, माइक्रोब्स, कुछ भी हो, वी जस्ट नीड टू स्टडी, हमें लिविंग को स्टडी करना है। हमने क्या यूज किया, वी आर यूजिंग अ वन एसिड कॉल्ड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमने लिया और उसके साथ इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से क्रश कर लिया, जो भी आप जितना मिक्स कर सकते हो आपने उतना किया, राइट। उसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ थिक स्लरी। थिक स्लरी मतलब वही आपको पता है कि जैसे मिक्सर में हम चलाते हैं, राइट। जैसे कुछ मम्मी जब खाना बनाती हैं, आपने देखा होगा, सारे कुछ मिला के, मसाला वसाला डाल के, उसमें कुछ बना के सारी चीजें जैसे स्लरी बनती है, वैसे ही आपने किया। आपने क्या किया, बस लिविंग टिश्यू को किसके साथ मिक्स कर दिया। व्हाट्स द नेम ऑफ द एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्यों बोल रहे हैं इसमें, आप देख सकते हो एसिटिक एसिड है ये, CH3 में H तीनों हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, 3 क्लोरीन लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जब आपने इसको डाला तो वी आर गेटिंग अ थिक स्लरी, ये आपको एक पेस्ट मिल गया, राइट। नाउ वी आर हैविंग दिस पेस्ट। अब इस पेस्ट को आपको क्या करना है, एक आप चीज क्लॉथ या नॉर्मल जो कॉटन क्लॉथ होता है, जिससे आप क्या करते हो, आप इसको फिल्टर कर सकते हो, राइट। तो आपने क्या किया कि एक फ्लास्क ले लीजिए आप, एक आपने फ्लास्क ले लिया और इसमें क्या लगा दिया, एक फनल लगा दिया। ये कोई फनल है आपके पास, ठीक है। इस फनल के अंदर सबसे ऊपर जो आपने स्लरी बनाया था, क्योंकि आपने किसके अंदर उसको डिसॉल्व किया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो यहां आप क्या करा देंगे बच्चे, क्या नाम है आपका, अनस के बराबर में, साहिल। साहिल, कोई डाउट है बच्चे, नहीं पक्का। एक तुम्हारे ऊपर बड़ा एक फेमस सी गजल है, कौन सी, कि साहिल पे खड़े हो तुम्हें किस बात का गम चले जाना, सुना है। हम डूब रहे हैं अभी डूबे तो नहीं, हाँ चलो याद रहेगा तुम्हारा नाम मुझे। नहीं, वो साहिल को देख रहे हैं कि साहिल पे खड़े हैं और अभी फिर भी तुम यार ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में क्लास में, गलत बात है। इतनी अच्छी गजल है तुम्हारे ऊपर और तुम, चलो ठीक है। तो वी आर हैविंग अ वन फनल, और वो हमने एक फ्लास्क पे लगा दिया है, और इसके ऊपर हमने एक, अगर आप लगाना चाहते हो तो एक फिल्टर लगा दो। जो आपको क्लॉथ बताया गया है वो आपने क्लॉथ यहां लगा दिया ऐसे, दिस इज व्हाट
द क्लॉथ दैट वी आर हैविंग, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कॉटन क्लॉथ हो सकता है, या चीज जिसके लिए आप यूज करते हो चीज क्लॉथ, वो यूज कर सकते हो, राइट. सो वी आर हैविंग दिस क्लॉथ. इससे क्या करेंगे हम, फिल्टर करेंगे, ठीक है. तो इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट सम स्लरी. ये आपका सब मिक्सचर हो गया. किसके साथ मिक्सचर है ये, this is the filter, this is a mixture that we are having with the trichloroacetic acid, right. अब इससे दो चीजें मिलती हैं, ठीक है. क्लॉथ से कर लेंगे फिल्टर. ये आपको जनरलाइज समझाने के लिए बोला गया है, लेकिन लैब में अगर आप देखते हो तो आपके पास फिल्टर्स होते हैं, ठीक है. जैसे काफी सारे लोग उसको जैसे वॉटमैन करके एक कंपनी का नाम है, वॉटमैन फिल्टर पेपर भी बोलते हैं. तो वो राउंड राउंड शेप में आते हैं, आप उसको रोल करते हो, इस पे लग जाता है वो, ठीक है. तो वॉटमैन फिल्टर पेपर होते हैं, काफी सारे फिल्टर पेपर होते हैं, उनका साइज भी पोर का अलग अलग होता है. जैसे कई बार, ये तो बहुत मैंने बेसिक फिल्टर पेपर आपको बताया, वॉटमैन फिल्टर पेपर. इसके अलावा सिरिंज फिल्टर भी आते हैं, कि सपोज आपने कोई कंटेंट लिया लिक्विड फॉर्म में, और आप जब पुश करोगे तो जिसका वॉल्यूम, जिसका साइज कम होगा वही पास होगा, बाकी बड़ी बड़ी चीजें सारी सिरिंज में रह जाएंगी. तो बहुत कन्वीनियंट है उसको भी यूज करना, ठीक है. लेकिन ये आपको सिंपल समझाने के लिए बस एक सिंपल मेथड से बताया गया है कि आपके पास एक फनल है, उस पर आप एक कपड़ा लगा दीजिए, वरना साइंटिफिकली तो ऐसे साइंटिस्ट बेचारे कपड़ा नहीं लगा रहे हैं कि कॉटन कपड़ा लेके रखते हो कि चलो आप फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पोर का साइज और बहुत डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपके जो भी रिजल्ट आएंगे वो बहुत एक्यूरेट नहीं होंगे. रिसर्च कभी भी ऐसे नहीं चलता, रफली नहीं चलता, बहुत एक्यूरेट डेटा पे चलता है, ठीक है. तो लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो हम अपनी होली बुक को कभी गलत नहीं कह सकते. तो कॉटन क्लॉथ इज द बेस्ट फॉर द फिल्ट्रेशन फॉर नाउ, ठीक है. चलिए, तो आपने इसको कर दिया. उसके बाद आपको यहाँ पास होके कुछ कंटेंट मिलेगा, ड्रॉप छोटे छोटे आगे गिर जाएंगे यहाँ, ठीक है. और यहाँ कुछ आपके पास कंटेंट आ जाएगा. क्या कंटेंट होगा वो, कौन बताएगा. जो हमने यूज किया था वो क्या था, एसिड. तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट, है कि नहीं. बहुत सिंपल प्रोसेस है, अभी हमने कुछ नहीं किया. एक लिविंग टिश्यू लिया हमने, उसको फिल्टर किया विद व्हाट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. जब आप उसको फिल्टर कर रहे हो तो एक आपको मिल रहा है फिल्ट्रेट, जो कैसा है, एसिड सॉल्युबल है, और कुछ कंटेंट आपको यहीं मिल जा रहा है ऐसे. वो क्यों नहीं पास होगा, एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है. ये आपके पास एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, रेमेनेंट भी बोल सकते हैं, एसिड इनसॉल्युबल रेमेनेंट, राइट. तो आपके पास दो पार्ट आ गए, ठीक है. एक आ गया एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट, और दूसरा आ गया एसिड इनसॉल्युबल पार्ट. मतलब कुछ पार्ट ऐसा होगा, ऐसा होता भी है अगर आप फनल से कुछ फिल्टर करते हो, तो आप देखते हो फिल्ट्रेशन में आपका पर्पस ही यही था. अगर सपोज आपने कपड़ा ऐसा लगाया जैसे सब कुछ ही पास हो जा रहा है, तो फिल्ट्रेशन का पर्पस पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है. फिल्टर तो आप तभी कर रहे हो ना कि जब ऊपर कुछ बचेगा नीचे कुछ निकल जाएगा, राइट. सो वी आर हैविंग योर एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट, और ऊपर हमारे पास है एसिड इनसॉल्युबल जो रेमेनेंट है, राइट. अब मुझे बताइए कि एसिड सॉल्युबल में क्या क्या कंपोनेंट आ जाते हैं बच्चे, कौन बताएगा. एसिड सॉल्युबल में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, यस हमारे पास जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि आपके पास आ जाएगा अमाइनो एसिड्स, और क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और आपके पास आ जाएंगे सिंपल शुगर्स. क्या क्या आ जाएगा, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, और आपके पास क्या आ गया, सिंपल शुगर्स आ गया. इन सबको ही हम क्या बोल रहे हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो, नॉट मैक्रो. ये माइक्रो है तभी तो क्रॉस कर गए. क्यों अनस, तुम बोलोगे तभी मानूंगा, वरना नहीं. पक्का ना, चलो ठीक है. सो ऑल दीज थ्री आर व्हाट, बायो माइक्रो, नॉट मैक्रो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स. इज इट क्लियर. कौन कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल है आपके पास, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, और सिंपल शुगर है. जो नहीं आ रहा है वो क्या होगा, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट. तो बड़ा ऊपर जो भी रुक रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है.
नीचे आ गए हमारे पास बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और ऊपर आ गए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। आई थिंक इससे ज्यादा सिंपलेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। आपने कुछ चीज फिल्टर की, जो फिल्टर नहीं हुई उसको बोल दिया बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो फिल्टर हो गया उसको क्या बोल दिया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। इज इट क्लियर? जो लो चीजें फिल्टर हो गई हैं उसको एसिड सॉल्युबल भी बोलते हैं। क्या क्या आ गया, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और सिंपल शुगर। जो नहीं हो रहा है वो इनके मल्टीपल फॉर्म से, पॉलीमर से बन के जो फॉर्म है, अब उसमें क्या क्या आ सकता है आपके पास, आ सकता है पॉलीसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, और क्या आ सकता है, प्रोटीन्स आ सकते हैं बड़े बड़े, न्यूक्लिक एसिड आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और आती है इसमें और उसका नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्यों आ रहा है उसको समझने की जरूरत है हमें। इसमें एक और चीज आती है लिपिड। किस में आती है? लिपिड जो है वो एसिड इनसॉल्युबल है। वैसे तो इसका साइज क्या होता है, जैसे एक तरीके से इस तरीके से भी बोलते हैं कि जिनका साइज 18 से कितना होता है, 800 डाल्टन होता है, वो सब कहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं। जिनका साइज 800 डाल्टन से ऊपर होता है वो कहां रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका साइज 800 डाल्टन के करीब में है, क्रॉस नहीं करता। ठीक है, स्टिल ये कहां रुक रहा है, ऊपर रुक रहा है। रीजन, एक तो एसिड इनसॉल्युबल है और जब ये ब्रेक डाउन होता है ये छोटे छोटे वेसिकल बना लेता है और उन वेसिकल्स की वजह से ये क्या रहता है, वहीं रह जाता है। आपने डाइजेशन के टाइम पे भी देखा होगा, लिपिड का तो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन ही वही है। आपने देखा है कि लिपिड से जो मेम्ब्रेन होती है, अपने आप से सेल से, आप देखिए कि जब सबसे पहले लाइफ आई तो क्या बना होगा, सेल ने कैसे कवर किया। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो लाइफ का, कि आपको पता है कि जब आपने कोएसरवेट्स देखे, कोएसरवेट्स का क्या था, कोएसरवेट्स एक्चुअली वही चीजें थी। आपने सुना होगा कि लाइफ इवॉल्व हुई, हम बात करते हैं सेल की, लेकिन सेल से पहले क्या, कोएसरवेट्स। कोएसरवेट्स में क्या होता था कि मॉलिक्यूल्स को कैसे कैसे बाइंड किया है, कि आपने एक मेम्ब्रेन बनाई, उसके अंदर क्या कर लिया, अमाइनो एसिड्स को बाइंड कर लिया। एक मेम्ब्रेन बनाई, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स को बाइंड कर लिया। फिर एक ऐसी मेम्ब्रेन आई जिसके अंदर दोनों को बाइंड कर लिया, राइट। और फिर एक ऐसी मैकेनिज्म आई कि अच्छा फिर पूरी सेल बन गई, राइट। तो उससे पहले बने थे कोएसरवेट्स, सेल बाद में आई है। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से सेल आ गया कि नहीं चलो आज तो फिर सेल बनाते हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले कोएसरवेट्स, पहले मेम्ब्रेन बनी है एक्चुअली। ठीक है, और वही चीज यहां बन गई। तो लिपिड्स कैसे होते हैं, लिपिड्स एक तो कैसे नहीं है, दीज आर नॉट पॉलीमर्स। अगर कोई आपसे बोले विच ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमर, और उसमें आपको दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, दे रखा है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, तो क्या मार्क करेंगे, लिपिड्स। लिपिड्स कैसे नहीं होते, पॉलीमर नहीं होते। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पॉलीमर का, लिपिड का छोटा सा मोनोलिपिड है। ठीक है, वो वाला सिचुएशन आपको यहां नहीं दिखेगा। तो आई थिंक इतना क्लियर है, बहुत बेसिक सा अभी बस हमने इतना डिस्कस किया। अभी हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या क्या था, आप एक बार जो हमने पढ़ा है वो एक बार आप समराइज कर लीजिए कि हमने क्या किया। जो भी टिश्यूज था उसको किससे मिलाया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास एक स्लरी मिल गया। उस स्लरी को हमने क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया विद कॉटन क्लॉथ। और उसके बाद हमें दो चीजें मिली, एक मिला फिल्ट्रेट जिसको एसिड सॉल्युबल बोल रहे हैं, दैट इज रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है आपके पास। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आ जाता है, एक ऑर्गेनिक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिनका साइज कितना होता है 18 to 800 डाल्टन। दूसरा रेटेनेट जो एसिड इनसॉल्युबल था, जो फनल के अंदर रह जा रहा था। ठीक है, इसके अंदर आपके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो ऑर्गेनिक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आ गए, जिनका साइज आप देखोगे मॉलिक्यूलर वेट विल बी मोर देन 1000 डाल्टन। ठीक है, ऐसा आपको मिल जाता है। इतना क्लियर है, चलो आगे आते हैं। ठीक है, तो आपको जो फिल्ट्रेट मिला है, उस फिल्ट्रेट में अगर आप रेंज देखें तो फिल्ट्रेट में जो ऑर्गेनिक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, हमने ऑलरेडी, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास सबसे पहले हमें दो कंटेंट मिल रहे थे जो एसिड सॉल्युबल थे। ठीक है, तो एसिड सॉल्युबल में हमारे पास क्या क्या मिल जाते हैं, वाटर, आयंस और आपके पास गैसेस। आपके पास जो एसिड सॉल्युबल कंटेंट जो नीचे फ्लास्क में आ रहा है उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, एक तो वाटर आ रहा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में। आपके पास दो कंपोनेंट होंगे ना, आप केमिकल एनालिसिस कर रहे हो, एसिड में सॉल्युबल होके दो चीजें आई हैं, एक तो आया है आपके पास ऑर्गेनिक पार्ट और एक आया है इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक में आपके पास क्या आ गया, वाटर आ गया, वो तो क्रॉस ही होगा, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का पार्ट ही भी होगा वाटर। उसके बाद आयंस आ गए, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कमिंग इन द एसिड सॉल्युबल पार्ट। और उसके अलावा क्या आ रहा है, गैसेस आ रही हैं।
ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिक बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आ रहा है, 18 टू 800 डाल्टन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो सब इसमें आ रहे हैं। सिंपल शुगर हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, वी हैव ऑलरेडी समराइज्ड इट। उसके बाद ऑर्गेनिक बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, आप इनका साइज देखते हो 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन से ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं। जैसे अगर आप बात करो ग्लाइकोजन में 30,000 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप यूनिट वाइज देखोगे ग्लूकोज के, राइट। फिर अगर आप उसमें देखोगे स्टार्च के पास जाओगे तो 2000 मॉलिक्यूल्स तक के वो मिलेंगे, तो बड़ा साइज होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा। पॉलीमेरिक फॉर्म कौन कौन से हैं, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। कैसे होते हैं, पॉलीमेरिक होता है। उसके बाद लिपिड्स, दीज आर नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। तो आप अगर इसकी बात करें, लिपिड्स की स्पेशली बात करें, तो नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये क्लोज टू 800 होगा, तो आप मेनली आप इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रख सकते हो। थोड़ा सा बीच में इसको कुछ क्लासिफाई करते हुए लोग बहुत क्लियरली मेंशन नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी ने ये बोल दिया है कि स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल में तो नहीं आ रहा, आपके कंटेंट में आ जा रहा है, फनल में रुक जा रहा है, बट इट डजंट मीन कि हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल में रख देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका लेस देन 800 होता है। सेल मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स फॉर्म्स द वेसिकल, दैट्स द रीजन ये कहां मिल रहा है हमें, एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में मिल रहा है। इतना बताइए, सबको क्लियर है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आपके पास ये लिविंग टिश्यू था, आपने केमिकल एनालिसिस कर लिया। क्या कर लिया, केमिकल एनालिसिस कर लिया। केमिकल एनालिसिस में आपने क्या यूज किया, हमने यूज किया कि एसिड यूज किया, और हमने लिविंग कंपोनेंट हमें यूज करने हैं। क्योंकि अगर आपने इसको और किसी मेथड से किया तो आप कार्बन को रिलीज करा दोगे, हाइड्रोजन को रिलीज करा दोगे, जो कि दूसरा मेथड है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, लिविंग टिश्यू है आपका, सबसे पहले आप इसको वे कर लोगे ऐसा। जब इसमें वाटर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, वेट वेट। जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे, पहले आप वेट कर लोगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो टिश्यू में जो चेंजेस आए हैं उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप टिश्यू लेते हो तो सबसे पहले उसको वेट करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, वेट वेट। उसके बाद आप क्या करोगे, उस टिश्यू को ड्राई कर लोगे। तो अवन होते हैं लैब्स में, ऐसे वो होते हैं जिसमें आप टिश्यूज को ड्राई कर सकते हो। आपने ड्राई कर लिया तो उसके बाद फिर आप उसका वेट लोगे, और उसको क्या बोलेंगे, ड्राई वेट। तो ड्राई करने के आपके अलग अलग तरीके हैं, अवन में रख दीजिए, या आप लिक्विड नाइट्रोजन की फॉर्म में भी करेंगे तो वाटर का कंटेंट तो सब तो फ्रीज कर जाएगा, राइट। तो आप उसका पाउडर बना के फिर आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको बर्न कर देंगे। और आप जब भी कुछ बर्न करते हो तो फिर क्या बनते हैं, एशेस बनते हैं, राइट। और जब एशेस बनेंगे तो इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट रिलीज हो जाएंगे, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन क्या बना लेगा। आप अगर जब इसको बर्न कर रहे हो तो कार्बन किस फॉर्म में निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया उसने। हाइड्रोजन वाटर बना के वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल गया, राइट। अभी हमारे पास क्या बचेगा, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बचेंगे। क्या बचेंगे, एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। सो ऐश बचा, मतलब हमारे पास जितना भी पोर्शन आप जो आपने कुछ जलाते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि विंटर्स में कहीं आप बॉन फायर करके बैठे हो, और उसके बाद जो एशेस बचते हैं सुबह में, ठीक है। और वो सारे एशेस जो है हम उन्हीं की बात करेंगे। अभी कौन कौन से कंपोनेंट बचे हैं उनकी एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, एलिमेंट के लेवल पे करेंगे, ठीक है। तो वही क्या है, ऐश है, उसका जो कंपोनेंट है पूरा जो बर्न करके आपको मिला है उसको क्या बोल रहे हैं, ऐश बोल रहे हैं। ऐश वो वाला ऐश नहीं, अभिषेक वाला, ये हमारा वाला ऐश है, ठीक है। सो कंटेन्स ओनली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके पास, इनऑर्गेनिक, राइट। अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने ये परसेंटेज तो नहीं पूछा था, लेकिन वो ये पूछ लेते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है। तो आपको मेनली आपको पता है कि जब एक पहले, बहुत पहले एक सीरियल आता था, इंडियन सुपर हीरो का नाम जानते हो, पहले कौन था इंडियन सुपर हीरो, शक्तिमान, शक्तिमैन। तो शक्तिमैन जो था उस वो क्या कहता था कि स्टार्टिंग में जब उसका सॉन्ग आता था तो शक्तिमैन में ये बताया जाता था कि ये जो है इंसान किससे बना है, पंच तत्वों से बना है, ऐसा कुछ था कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसा कुछ था ना, ठीक है। तो वही है, तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए एनसीईआरटी के जितने भी महान राइटर्स थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम कंपेयर करें और ये देखें कि क्या हम भी उसी पंच तत्वों से बने कि नहीं बने, ठीक है। और उसी पंच तत्व में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, राइट। तो विलीन होने से पहले लेकिन हम पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीजें दी गई, दो कंपोनेंट है आपके पास, एक है अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है, ह्यूमन बॉडी, जिसका आपने क्या एक टिश्यू लिया, ये नहीं कि ह्यूमन बॉडी बंद कर दिया, कोई टिश्यू लिया है उसका, ठीक है। उसका टिश्यू लेके आपने क्या किया, बंद करके, और यू आर फाइंडिंग आउट कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो ये पाया गया कि एलिमेंट्स तो सेम है भाई। तो शक्तिमैन ने जो बताया था वो सही बताया था, कुछ भी गलत नहीं बताया था, ठीक है। बस एक बात गलत थी कि घूमना गलत बताया था, काफी सारे बच्चे बचपन में छत से कूद गए घूम घूम के।
ठीक है, तुम लोग समझदार हो, हमारी वाली जनरेशन में नहीं थे इतने सीरियस सच। वो छत पे जाके ऐसे ही गोल गोल घूम के कूद जाते थे नीचे, फिर डॉक्टर सब बस उनके हड्डियां ही जोड़ता रहता था। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो परसेंटेज है, लेकिन ये सारी जो टेबल है ये आपको दिखाने का इसका ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप अगर इसका पूरा बनाएंगे मतलब कि क्या रेशियो है, मतलब इसमें परसेंटेज दे रखी है, मैं एक जो मेजर आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है कि आप देखो परसेंटेज वाइज अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन इज 46.6, सबसे ज्यादा कौन है 46.6 ऑक्सीजन। ह्यूमन में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग सेल में, लिविंग अगर उसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। परसेंटेज नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्या पूछेंगे? कौन सा सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप एक दूसरा चेंज देख रहे हो कि इसके बाद अगर आप देखोगे तो उसमें जो आपको दूसरा सबसे मेजर कंपोनेंट लिविंग में मिलता है वो मिलता है कार्बन। ठीक है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में क्या मिल जाएगा? सिलिका मिलेगा। ठीक है, वो अलग वो हो गया, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाती है सीक्वेंस वाइज। हो सकता है कि वो सीक्वेंस पूछ ले, तो परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट है कि आपको इतना याद रहे कि ऑक्सीजन कितना होता है? 65% होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए लिविंग टिश्यू में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा मिलेगा, कौन सा मार्क करेंगे? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन सा आयन मिलेगा? चेंज हो जाएगा यहां आंसर, कौन सा आयन सबसे ज्यादा मिलेगा? ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसी डिफरेंशिएटिंग उसे, सबसे ज्यादा मिलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, अगर सेल के उसके रिस्पेक्ट पे अगर आप देखेंगे, सेल और लिविंग टिश्यू का अगर जनरलाइज आपसे पूछा जाता है, क्योंकि अभी हम एनालिसिस उसके बेसिस पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आपका कंपोनेंट होगा तो आयन वाइज अगर आप पूछेंगे तो पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। और इसको याद रखेंगे आप, सीता जी के फादर का क्या नाम था? जनक था। अरे यार मैं तो गलत बोलने वाला था फिर, सॉरी। नहीं, फिर वहां से ट्रिक नहीं बन सकती। कनक कौन था फिर? कनक कोई नहीं था। अच्छा यार सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो जाता अभी, तो मैंने जनक का कनक कर दिया। कनक याद रखना, कैल्शियम एंड सोडियम एंड देन कैल्शियम। तो आपके पास कनक, कनक, अच्छा कोई ज्वेलर्स थे, ओके सॉरी 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 सर सॉरी। कनक, हाँ नहीं, कैल्शियम अगर आप सेल के वाइज देखोगे, जो अगर आपका लिविंग उसमें देखा जाता है, आयन की बात कर रहा हूं मैं, ये एलिमेंटल एनालिसिस है, फर्क है दोनों में। सेल के अंदर आयनिक फॉर्म में, दोनों में फर्क है, यही तो पूछ रहा हूं। अगर आपसे एलिमेंट पूछा जाएगा तब आप ऑक्सीजन पे जाओगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा आयनिक फॉर्म में सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, तो आप जाओगे पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना है। एलिमेंट पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन पे जाना है, आयन पूछा जाएगा तो कौन सा लगाना है? पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम। ठीक है, चलिए, ये इसकी सीरीज है कि अर्थ क्रस्ट के बारे में और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत बड़े, जब कभी आप बहुत मतलब ऐसे हताश होते हो, फिर आप जब हुंकार भरते हो कि नहीं आज तो मुझे जो है दुनिया का सामना करके रहना है। ठीक है, मतलब कभी मार्क्स कम आ गए, फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं अब जो है मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो आप कहते हो कि ना कोई बड़ी से बड़ी चीज आ जाएगी तो मैं उसका सामना करके रहूंगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसे याद करना है? ओशन का सामना आया मुझसे, मतलब कभी कभी होता है ना कि एक कोई बॉलीवुड का हीरो खड़ा हो जाता है समुद्र में सामने और कहता है कि आज तो मैं तुझसे भी भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। ठीक है, तो उसी इमोशन में आके कवि ने ये लिखा था, लेकिन ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको सीक्वेंस याद हो जाए। तो ओशन आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन, ये तीन तो इंपॉर्टेंट कम से कम याद ही रहे कि आपको कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है? ओशन में एन भी यहां से आ रहा है। ठीक है, कैल्शियम, हाइड्रोजन, देन सल्फर, सामना में सोडियम आ जाएगा, फिर आपके पास
मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, राइट? सीक्वेंस इतना याद रहेगा? बताओ। तो हमारा एक पर्पस था, इससे एक क्वेश्चन आया इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। हो सकता है दूसरा पूछ लें, हो सकता है सीरीज पूछ लें, आपको डिफरेंट ऑर्डर दे दिए जाए और आपसे बोला जाए। अर्थ क्रस्ट का तो याद करने का ऐसा कोई वो नहीं है, हालांकि इसकी भी ट्रिक है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? बता भी सकता हूँ लेकिन छोड़ो, क्या करोगे, क्योंकि अर्थ क्रस्ट का मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे। ह्यूमन बॉडी से ज्यादा चांसेस है पूछ सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज द सीक्वेंस। ह्यूमन वाला याद रहेगा। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा? पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर, ठीक है? तो आई थिंक इतना आपको याद रहेगा कि सीक्वेंस क्या था, ठीक है? तो पर्पस हमारा सॉल्व होता है। मोस्टली अगर क्वेश्चन आएगा तो सीक्वेंस देंगे। परसेंटेज अगर पूछेंगे तो ऑक्सीजन का पूछ सकते हैं, दैट इज 65%, अर्थ क्रस्ट में 46 होता है। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास है दूसरे कंपोनेंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एवरेज कंपोजिशन और जो सब्सटेंसेस वाइज, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप पूरे केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो आपके पास वाटर का अमाउंट होता है 70 to 90%, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद क्या आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड। फिर आते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड्स, और लिपिड्स के बाद आयंस। तो सबसे ज्यादा कौन है? वाटर। आपको ऑलरेडी पता होगा कितना है, 70 to 90%। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आपके पास क्या आ रहा है? प्रोटीन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, लिपिड्स आ रहा है, आयंस आ रहा है। ये किसी को याद करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो। मतलब अगर किसी को है तो कुछ बना सकते हैं। जैसे जो है वाटर वाला, वाटर मतलब मेनली इसमें जो कंफ्यूजन होगा वो आपको होगा परसेंटेज वाइज हो सकता है। तो आपको याद रखना है लास्ट के 3 सीक्वेंस में 3 to 1, ठीक है? परसेंटेज बता रहा हूँ। वाटर का तो आपको याद रहेगा 70 to 90% होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन इज 10 to 15%। इसका हाफ क्या होगा? 5, और 15 का हाफ 7.5, तो आपका 7 कर सकते हैं, 5 to 7। उसके बाद 3 to 1 है। ये परसेंटेज याद करने का एक इजी, आप अगर लॉजिकल तरीके से सोचोगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपसे जो पूछा जाएगा, सीक्वेंस पूछा जाएगा, तो हमेशा हमें कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा ज्यादा है। कई बार लोगों को लगता है कार्बोहाइड्रेट शायद ज्यादा है। कई पुरानी अगर आप कोई टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो वहां मेंशन भी कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर आप अब से 10 से 15 साल पहले वाली कोई बुक उठा के देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की जगह कार्बोहाइड्रेट मेंशन कर रखा है। तो इतना क्लोज हो जाता है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आप ये बोल सकते हो कि व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं वो कैसे हैं? नकली इंसान है, ठीक है? कैसे हैं? ये क्या है? व्हाट्सएप पर कैसे हैं? नकली लोग हैं, नकली इंसान। व्हाट्सएप पे नकली इंसान। कैसे नकली इंसान? नकली मतलब आपको याद रखना है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स और फिर आयंस, राइट? तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें याद रख लोगे, आई नो अभी लग रहा होगा आपको कि नहीं हम भूलेंगे नहीं, हमें याद रहेगा। वाटर का तो सबको पता होता है। मोस्टली जब आपसे पूछा जाता है तो नाइट्रोजन और वाटर को रिलेट कर देते हो कि नाइट्रोजन भी अच्छा 70 की रेंज में था, वाटर भी 90% तो बता ही देते हो, ठीक है? वाटर पता होगा, लेकिन नेक्स्ट, हाँ, नाइट्रोजन, वाटर नहीं, वो तो अर्थ का स्पेस की बात है। अर्थ पे 75% हम मेंशन करते हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो 70 to 90% आपका बॉडी, ये एक उन्होंने ब्रॉड रेंज दे दी जो वेरी कर सकता है सेल टू सेल। इसीलिए उन्होंने मेंशन किया कि 70 to 90% अगर आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतना कंटेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं, फिर एक उन्होंने रेंज दे दी 10 to 15। फिर उसके बाद क्या आएंगे? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड सब लोगों को लगता है कि बहुत पता नहीं कैसा मॉलिक्यूल है, बहुत ऐसा रिजर्व सा मॉलिक्यूल है जो बस न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, लेकिन आपको पता होगा कि साइटोप्लाज्म में भी आपके पास टीआरएनए है, एमआरएनए है, और ये सारे कंपोनेंट होने की वजह से न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है? तो आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है? वाटर अगर आपसे पूछा जाए केमिकल, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल। अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट अबंडेंट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बताइए कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट,
ये 3 तरीके से आएगा। फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट, फिर आपसे पूछा जाएगा आयन, और फिर आपसे पूछा जाएगा केमिकल। एलिमेंट बताइए कौन सा है, आयन कौन सा है, और आपके पास केमिकल कौन सा है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ध्यान से मार्क करके आना है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इज वाटर, ठीक है। कैसे परसेंटेज याद रखनी है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? यस, ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत ही गहरी बात कह दी है तो वाह 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 सुन के बिल्कुल मतलब आत्मा को तृप्ति मिल गई। मैं अपने बायोकेमिस्ट्री की क्लास में वापस चला गया। ऑप्टिकली एक्टिव, चलो बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल जो किसके बने होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है ये बच्चे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस किस के बने होते हैं? कार्बन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसके हाइड्रेट्स हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बता सकते हैं इसके बारे में, बताइए। क्लासिफिकेशन अगर हम इसका करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, राइट। तो सिंपल की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आप बात करो तो स्टार्ट कर देते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपके पास सिंपल हैं और कैसे हैं, और दूसरे कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बताइए कैसे होंगे? यस, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी। तो कुछ भी मतलब 3 कार्बन से लेके कितने कार्बन तक? 6 तक आपके पास, या 7 तक भी बोल सकते हो। आपको हेप्टो भी होता है। आपने वो सेलुलर वाला वो पढ़ा होगा ना, सेलुलर रिएक्शन, सेल बायोलॉजी में काफ़ी सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी ग्लाइकोलाइसिस की, उसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम सुना होगा, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड का नाम सुना होगा, ठीक है। वो सारे किस में आते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड कैसा है? ग्लिसरल्डिहाइड इज व्हाट? इज अ 3 कार्बन शुगर। तो हम बात करते हैं सिंपल शुगर्स, ऐसे शुगर जिनको क्या नहीं कर सकते? फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते या ब्रेक नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो मोनोसैकेराइड्स। सैकेराइड्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द शुगर्स इन देम, राइट। तो दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं? उनको सैकेराइड्स बोल रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसके साथ? सिंपल शुगर्स में मोनोसैकेराइड से। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स बताइए कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं? मोनोसैकेराइड्स में आपके पास, आप बताइए पहले 3 कार्बन वाला, फिर बताइए 4 कार्बन वाला, फिर बताइए 5 कार्बन, फिर बताइए 6 कार्बन। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको कि जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे उसमें ये सारे नाम दिए होंगे, फिर आपको लगेगा अच्छा हमने तो कार्बोहाइड्रेट के नाम पे बस ग्लूकोज पढ़ा है और फ्रक्टोज पढ़ा है और माल्टोज पढ़ा है, सुक्रोज पढ़ा है। मतलब ये सारे नाम जो है कॉमन नाम है। लेकिन 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। राज बताएगा। राज, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। अभी मैंने शायद 1 मिनट पहले इसका नाम लिया था, बताओ क्या है? आपके पास एक है ग्लिसरल्डिहाइड, और कौन सा है? डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या
डाईहाइड्रोक्सी क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। इसी के कन्वर्जन से बनता है ना, आइसोमेरिज्म होती है। ग्लिसरल्डिहाइड से जब आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी तो उसमें एक साइड में एक पोर्शन लिखा होता है कि ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो यही है, इसमें आइसोमेरिज्म हो जाता है तो इसमें चेंज हो जाता है। वो कितने कार्बन का है? अच्छा, इनका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? C3H6O3, इसका क्या होगा? C4H8O4, ये क्या होगा? C5H10O5, इसका क्या होता है? C6H12, ठीक है। इसका तो पता है हमें, C6H12O6 हमने पढ़ा है, ग्लूकोज बोलते रहते हैं, ठीक है। इनका क्या है? C3H6O3, इससे छोटा कोई शुगर नहीं होता, 2 कार्बन का नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास 3 कार्बन का क्या हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड, और एक हो गया DHA, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4 कार्बन की, इरेथ्रोज। आपने केल्विन साइकिल पढ़ी होगी या पढ़ोगे बॉटनी में? पढ़ लिया? केल्विन साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो केल्विन साइकिल में जब आपको पता होगा पूरी साइकिल रन होती है, राइबोलोज एक एंजाइम होता है जो एक यूनिवर्सल, सबसे ज्यादा एक ऐसा मोस्ट प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, रुबिस्को जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या फंक्शन होता है कि राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है, वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, CO2 एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना लेगा? 3PJ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा। उसके बाद आपके पास जो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो 12 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से आपके 10 तो चले जाएंगे किसमें? रीसाइक्लिंग में। उसमें 2 मॉलिक्यूल आगे चले जाते हैं, बाकी आप क्या करते हो? फर्दर प्रोसेस करते हो। मतलब इस तरीके से होता है ना, 12 मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे टोटल अगर आप देखेंगे तो 5 मॉलिक्यूल का राइबोलोज कितने का है? 5 का है, ठीक है। तो उसमें आपने जब देखा होगा तो उसके बाद जब वो रिएक्शन करते हैं तो एक स्टेप जाता है जो नीचे जाता है, एक तो रिसाइकलिंग में चला जाता है, वापस राइबोलोज आपको जनरेट करना है, और एक आगे जा रहा है कि आपको केल्विन साइकिल से वो करके फूड का सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो उसमें ही उस स्टेप में कुछ बहुत सारे शुगर्स के कंपोनेंट बनते हैं, डेरिवेटिव बनते हैं। उनमें से एक क्या होता है? इरेथ्रोज होता है, वो जो 4 कार्बन की शुगर है, ठीक है। उसके बाद आपने 5 कार्बन की शुगर्स का नाम सुना होगा, क्या है? राइबोलोज, डीऑक्सीराइबोज बच्चे जो वो है वो डेरिवेटिव है मोनोसैकेराइड का। उसको आप डायरेक्टली वो नहीं बोलोगे 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का ही, लेकिन उसको बोलते हैं डेरिवेटिव मोनोसैकेराइड, या आप उसको बोलते हो डेरिवेटिव सिंपल शुगर्स, ठीक है। एक होता है जो डायरेक्टली शुगर वैसे मिल ही रहा है हमें, और एक है जो आपने डेरिवेटिव से बनाया। जैसे अगर आप डीऑक्सीजनेशन कर देते हो उसका जो राइबोज का, तब आपका बनता है डीऑक्सीराइबोज, राइट। तो आपके पास हो गया राइबोलोज, राइबोज, ये सब कैसे हैं? 5 कार्बन के। राइबोज आपको पता है आरएनए के अंदर होता है, इसका आप डीऑक्सीजनेशन कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? डीऑक्सीराइबोज मिल जाएगा, जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 6 कार्बन पे। 6 कार्बन में मुझे बताइए, यस, 6 कार्बन में कौन कौन सी शुगर है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, और बताइए और क्या होगा? गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये याद रहेंगे सारे नाम। ये स्पेशली मैंने राज के लिए ट्रिक बनाई है ये सारे कैसे हैं? हेक्सोज शुगर है, ठीक है। क्या है? हेक्सोज है, 6 कार्बन की शुगर है। स्पेशली आप मैनोज को याद रखेंगे, मैनोज कैसा है? वो भी 6 कार्बन शुगर है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज का भी आपने नाम सुना होगा, मैनोज का भी आपने नाम सुना होगा या कम सुना होगा। इसका जो ट्रिक आप याद कर सकते हो कि गर्लफ्रेंड मान गई, गर्लफ्रेंड मान गई राज की, ठीक है, ठीक है। मतलब सिमरन, सिमरन मान गई, सिमरन की जगह गर्लफ्रेंड कर देना, राज के रिस्पेक्ट में याद कर लेना। गर्लफ्रेंड से आपका ग्लूकोज हो गया, या यहां से कर लो, गर्लफ्रेंड का गैलेक्टोज याद रखना, फ्रेंड से तो फ्रैक्टोज रहेगा। मान गई मतलब मैनोज तो है ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऑल दीज आर मान गई है का मतलब है हेक्सोज, गई मतलब चली गई अच्छा, अभी तो मानी है, फिर अभी से भेज दे रहे हो, राज का क्या करोगे तुम लोग? तो आई थिंक दीज आर द मोनोसैकेराइड। क्लियर हो गया?
सिंपल शुगर है 6 कार्बन वाले। ये सारे शुगर अभी तक हमने जितने पढ़े हैं, ये सारे के सारे शुगर अगर आप इनको ब्रेक डाउन करना चाहते हो फर्दर, तो ये नहीं ब्रेक हो सकते, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर में है जिसमें आप उसको शुगर का एक रुतबा दे चुके हो और आप चाह रहे हो कि नहीं इसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर दें, तो कुछ और बन जाएगा, लेकिन इससे सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 3 कार्बन वाले शुगर का नाम बताइए। ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, राइट। उसके बाद आपके पास 4 कार्बन इरेथ्रोज, 5 कार्बन राइबोलोज, राइबोज, ऑल दीज आर द 5 कार्बन, ठीक है। उसके बाद 6 कार्बन आपको ऑलरेडी पता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो बता ही दोगे, मैनोज और क्या याद रखना है, गैलेक्टोज याद रखना है, ठीक है। ये सिंपल शुगर हो गया, याद रहेगा बच्चा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत कीमती है, जो तुम लोग को भी याद रखनी चाहिए, ये सारे के सारे शुगर रिड्यूसिंग होते हैं। कैसे होते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखा जा रहा है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा। कैसे होते हैं ये? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे शुगर्स हैं? रिड्यूसिंग। अगर आपको ये ऑप्शन मिल सकता है ऐसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे, हो सकता है मोनोसैकेराइड भी डाल दें उसमें। अब जैसे मैनोज का अगर मैंने नाम नहीं सुना है तो मेरे दिमाग में नहीं आएगा कि यार कौन सा, पहले तो यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा है। तो अगर ये उस कैटेगरी में आ रहा होगा तो कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया बच्चे? अनस बड़ा मुस्कुरा रहा है, आज तो रिड्यूस करके रहेगा ये कुछ ना कुछ। हाँ चलो ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये हो गए थे मोनोसैकेराइड। अब हम बात करते हैं, अच्छा कुछ होते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ मोनोसैकेराइड्स। बच्चे कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछ रहे हो? कुछ बता दो, कुछ अगर कोई चीज है कोई जिसमें डाउट आ रहा हो तो। क्लियर है? चलो, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है सारे के सारे, मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्यों रिड्यूसिंग शुगर है ये? व्हाट डज इट मीन जब हम इसको बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है? मतलब इसको हम रिड्यूसिंग से मतलब क्या है, क्यों बोल रहे हैं रिड्यूसिंग? किसको कर देगा? अगर आपके पास बेंडिक सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन है, जिसमें आपका क्या कन्वर्जन हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से क्या बना रहे हो आप? कॉपर प्लस, रिडक्शन हो रहा है ना, तभी तो बोलेंगे रिड्यूसिंग। तो इसमें हो सकता है कभी कभी आपको बोला जाए, ये ना बोला जाए कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, आपसे हो सकता है ये बोला जाए कौन सा इसमें से बेंडिक सोल्यूशन या आपका टॉलेंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां रिडक्शन करेगा, तो इनमें ये सारे क्या करेंगे? रिडक्शन कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, बट ये कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इनकी स्ट्रक्चर में आपके फ्री एल्डिहाइड और कीटोन अवेलेबल होते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? चलो, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो स्ट्रक्चर में आपके पास, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, बताओ किसका स्ट्रक्चर है? ठीक है, बताइए कौन है ये? कौन सा मॉलिक्यूल है ये? हाँ जी, राज, साहिल। यार मैं तुम्हें देख रहा हूं तो मुझे गजल याद आ रही है, सदमे में ना चला जाऊं कहीं मैं। तो ये कौन सी शुगर है? राइबोज, ठीक है। इस राइबोज शुगर का आप क्या कर दीजिए, इस राइबोज शुगर का डीऑक्सीजनेशन कर दीजिए। क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेशन आप इसका कर देंगे तो आपके पास फिर से ये मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन किस फॉर्म में बनेगा? अब ये क्या हो गया? दिस इज डीऑक्सीराइबोज। ये हो गया डीऑक्सीराइबोज। इस डीऑक्सीराइबोज को ही हम क्या बोलते हैं? दिस डीऑक्सीराइबोज इज डिराइव्ड मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? या डिराइव्ड शुगर।
आप ये बोल सकते हो डिराइव्ड सिंपल शुगर। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड सिंपल शुगर, तो डिराइव्ड सिंपल शुगर में भी आप लिख सकते हो इसका नाम। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ डिराइव्ड सिंपल शुगर होते हैं, जैसे उसमें एक आपके पास होता है मैनिटॉल। शुगर से आप अल्कोहल बना दो, ठीक है, क्या होता है मैनिटॉल। ठीक है, मैनिटॉल कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो अ शुगर बट एल्कोहलिक शुगर है। ठीक है, एक मैनिटॉल हो गया, एक होता है ग्लूकोसामाइन। ठीक है, ये आपको ब्राउन एल्गीज में मिलता है मैनिटॉल, आप बॉटनी में पढ़ोगे वहां बताया जाएगा। मैनिटॉल आपको मिला होगा, तो वो शुगर कौन सा शुगर है, मोनोसेक्राइड है। अब अगर आपको ये नाम सारे इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अगर ये ऑप्शंस में दिए गए तो वहां फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द डिराइव्ड सिंपल शुगर, मैनिटॉल, ग्लूकोसामाइन, ऑल दीज आर द डिराइव्ड वन। डीऑक्सीराइबोज आपने ऑलरेडी देख लिया। इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़े, मोनोसेक्राइड्स पढ़े, ड्राइव्ड मोनोसेक्राइड पढ़े। अब हम आ जाते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स पे। ऑलिगोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स के नाम बताइए जी, कौन बताएगा ऑलिगोसेक्राइड्स के नाम? यस एवरीवन। इतनी बात क्यों हो रही है भैया आज? हाँ जी, ऑलिगोसेक्राइड्स के नाम बताइए। फ्यू, ऑलिगो का मतलब ही फ्यू होता है। ठीक है, तो कितना होगा, कितना नंबर हो सकता है? 2 और मोर देन 2 मतलब 9 अराउंड आप चले जाए, 20 तक अगर भी चले जाओगे तब भी चल जाएगा काम। ठीक है, ऑलिगो मतलब फ्यू। ठीक है, तो कुछ ऑलिगोसेक्राइड्स के हम नाम देखते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है सबसे फेमस कुख्यात। कौन कौन से हैं कुख्यात? एक है आपके पास इसको जानते होंगे, दूसरा इसमें नहीं आएगा स्टार्च अभी। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। माल्टोज बताइए किस किस से बना होता है? किस किस से? ग्लूकोज और, यस, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज बताइए। हाँ जी साहिल, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुमित आए आज? सुमित, लैक्टोज बता दीजिए। ग्लूकोज एंड, ये पटाखों की आवाज कहां से आ रही है पीछे से? किसकी पीठ पे बज रहा है भाई ये? अनस ही मुझे लग रहा है, बेचारा मासूम एक वही है जिसके ऊपर टॉर्चर हो सकता है। तुम्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है ना, कोई बात नहीं, तुम कंप्लेंट कर दो। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना चाहिए। माल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एंड लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। राइट, ये सारी चीजें आई थिंक हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो। ठीक है, लेकिन जिस पे पेज फंसता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक ये कि ये जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये कैसा होता है? ये रिड्यूसिंग होता है, और ये भी कैसा होता है? क्लियर हुआ? आपके पास हमने ऑलिगोसेक्राइड्स में 3 शुगर्स को पढ़ा, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं माल्टोज को। माल्टोज को अगर आप देखें, ये जो माल्टोज है इसमें आपके पास रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं। अच्छा, ग्लूकोज का दूसरा नाम एक आपको पता है, डेक्सट्रोज भी होता है। ठीक है, कॉर्न शुगर भी होता है। ठीक है, कॉर्न शुगर भी बोलते हैं। कॉर्न शुगर अगर आपको मिल जाता है कहीं, डेक्सट्रोज मिल जाता है, ग्लूकोज तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है सुक्रोज। सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है,
उसके बाद आपके पास आ रहा है लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। अगर इसमें बॉन्डिंग देखेंगे तो क्या होता है, कैसे होती है, इसमें अल्फा 1,4 होती है, इसमें भी 1,4 होती है, इसमें 1 और 2 होती है। अब इसका 1, 2, 1, 4 का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है आपका कैसा, रिंग बनेगा, रिंग फॉर्म में कैसा आता है, 5 रिंग मेंबर का रिंग होता है या 6 का, 6 का होता है। अभी आपने 5 का तो देखा था, लेकिन ग्लूकोज का अगर आप बनाओगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज। अगर ये ग्लूकोज है तो फिर गैलेक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, जितने भी ओज मतलब जो मोनोसेक्राइड है सबका फॉर्मूला है C6H12O6। अगर लीनियर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, बस चेंज आता है सिमेट्री में, कितने एल्डिहाइड कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता। अगर आप देखोगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देख लो, तो आपको फ्रक्टोज में तो ये हो जाता है कीटोन वाला ग्रुप आ रहा है इसलिए तो चेंजेस आ ही रहे, बट द थिंग इज कि जो अदर जितने भी मोनोसेक्राइड हैं जिनका फॉर्मूला C6H12O6 है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, सबका फॉर्मूला ऐसा ही होगा, बस ओरिएंटेशन किसका चेंज हो जाएगा, एक का सेकंड पे चेंज होगा, एक का थर्ड पे चेंज होगा, एक का फोर्थ पे चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है तो कुछ तो चेंज नहीं आ रहा, बस आपका कई जगह होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लिखा होगा, कई जगह नीचे लिखा होगा, तो उसकी वजह से चेंज। ये केमिकल आपको पता है केमिस्ट्री में, अगर कहीं भी कोई भी फॉर्म सिस से ट्रांस हो जाए या सिन एंटी हो जाए तो उससे उसकी फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, राइट। और इसी वजह से ये अलग अलग शुगर इनको नाम दे दिए गए। तो दिस इज ग्लूकोज। अगर आप इसमें कार्बन का नंबर देना चाहें तो दे दीजिए, ये कैसा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6 कार्बन। क्लियर है, जो 6 कार्बन है वो बाहर निकला हुआ है, दिस इज अ 6 रिंग कंपाउंड, जिसके लिए किसके लिए, ग्लूकोज की जो रिंग फॉर्म है वो इस तरीके से ले रहा है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, सेम होगा, तो अगर ये 1 आ रहा है तो यहां पोजीशन पे कौन सा आएगा, 4th, तो बॉन्डिंग कैसे होगी फिर। अगर आप देखो इसमें दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इसमें ऑप्शंस बनेंगे, स्पेशली आपसे पूछा जाएगा लिंकेज पे, लिंकेज पे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है कि लिंकेज पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर इसको सिमिलर एक स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बना दो, और यहां पर भी क्या होगा, H और OH, HOH, 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 यहां आपके पास है CH2OH, ये इसका हाइड्रोक्सिल इसका हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेंगे, क्या निकल जाएगा, वाटर, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बॉन्ड कौन सा बनता है यहां, जब भी आपका ऐसा बॉन्ड बन रहा है तो उसको कौन सा बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, इससे क्या निकल गया, वाटर रिलीज हो गया, और बॉन्डिंग कैसी हो गई, 1,4, कौन सी बॉन्डिंग है, सेम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज यूनिट था, ये ग्लूकोज यूनिट था, सिमिलरली ग्लूकोज और गैलेक्टोज होगा तब भी ऐसा बनेगा। फ्रक्टोज के केस में क्या होता है कि यहां कीटोन ग्रुप लगा होता है, इधर साइड से स्टार्ट होता है, तो 1 और 2 होता है, क्या होता है, 1 एंड 2। तो ये जो आपने देखा था यहां, कहां देखा था, कहीं तो लिखा होगा, अच्छा, तो ये दोनों जो है रिड्यूसिंग, इसमें कैसा है 1,4, 1,4, इसमें कैसा है 1,2, ठीक है। तो आपके पास ये अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, क्योंकि अल्फा कार्बन वाला है, इसमें क्या आ रहा है 1,2 आ रहा है, 1 वाला होगा और 2 वाला होगा। क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, और ये कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। आपसे रीजन पूछ सकते हैं क्यों नॉन रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि ग्लूकोज का एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का कीटोन दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, उससे वाटर रिलीज हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों इंगेज हैं, क्योंकि मेनली जो रिडक्शन होता है वो एल्डिहाइड से होता है या कीटोन से होता है, ठीक है। तो ऑलिगोसैकेराइड में आपने देखा कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज। तो अगर आपको ऑप्शन दिए गए तो सारे पहचान लेंगे, ग्लूकोज दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया, मैनोज दे दिया,
अगर ऐसे कोई भी शुगर दिया जाता है प्लस सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो आई थिंक अब कोई पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब ये कि कॉपर +2 से अगर आप कॉपर बनाते हो दैट इज अ रिडक्शन, ठीक है। तो वो रिडक्शन कौन कौन सी शुगर कर सकती है, और ऐसे करने वाले शुगर मोनोसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड में जितने भी शुगर है उसमें हमने स्पेशली पढ़ा सुक्रोज नहीं करता। या अगर आपको कभी कोई केमिकल स्ट्रक्चर दे रखी हो जिसमें आप देखो एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप इंगेज है ऑलरेडी, तो वहां पर भी क्या नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये तो डाइसेक्राइड थे, एक ट्राइसेक्राइड भी होता है 3 यूनिट से, जैसे अभी हमने ऑलिगो में ये डाइसेक्राइड पढ़े जिसमें दो दो मोनोसेक्राइड के, एक होता है रेफिनोज, ठीक है, एक होता है रेफिनोज। रेफिनोज में 3 होगा, अगर रेफिनोज का एग्जाम्पल भी पहले कभी आता था तो याद रखिएगा, रेफिनोज जो बना होता है क्या क्या होता है उसमें, एक है आपके पास रेफिनोज, रेफिनोज किस किस से बना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C18 से हो जाएगा, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो रेफिनोज याद रखना कि रेफिनोज कैसा है, वो 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स के अंदर। पॉलीसेक्राइड्स बताइए, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं, बहुत मल्टीपल यूनिट्स की, आपने देखा मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड जब मिलके बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बोल देते हैं। पॉलीसेक्राइड्स में जो बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा, एक मिल जाएगा ग्लाइकोजन, दूसरा मिल जाएगा आपको स्टार्च, स्टार्च के बाद आपको क्या मिल जाएगा, काइटिन, इनोलिन, ठीक है। तो ये सारे आपको बहुत कॉमनली ये सब मिल जाते हैं, ठीक है। दीज आर द, अब इसमें ये कैसे हैं, क्योंकि आपको पता है पॉलीसेक्राइड 2 तरीके के होते हैं, ये है होमो पॉलीसेक्राइड, कैसे है, उसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी हेटेरो पॉलीसेक्राइड। हेटेरो पॉलीसेक्राइड में एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। सो पेप्टिडोग्लाइकन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड में आपके पास है ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन, इनोलिन। इनोलिन किसका होता है, इनोलिन इज पॉलीमर ऑफ, अच्छा इसमें सेलुलोज रह गया, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। काइटिन किसका पॉलीमर होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ, आपको पता है काइटिन एक्सोस्केलेटन में था किसके, ऑर्थ्रोपोड्स, कॉकरोच, आपने आप लोगों ने पढ़ रखा है, काइटिनियस कई बार वर्ड हमने सुना है। इट्स अ पॉलीमर ऑफ नेग यूनिट, क्या होता है नेग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। सेलुलोज, अभी बचता है आपके पास ग्लाइकोजन और स्टार्च, जो बहुत आपने सुना होगा, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च प्लांट के अंदर एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। दोनों के दोनों आपके किसके साथ बने हैं, ग्लूकोज के साथ बने हैं। बॉन्डिंग अगर हम देखें तो कैसी आती है, अल्फा 1,4, आपके पास 1,4 बीटा 1,4, अल्फा 1,4 की लिंकेज, उसके साथ ब्रांचिंग कितने पे आती है, 1,6 पे आती है, ठीक है। तो आपके पास इस पे जो होगा 1,4 का लिंकेज है, इस पे भी कितना है, 1,4 का लिंकेज है, ब्रांचिंग होती है 1,6, इस पे भी ब्रांचिंग होती है 1,6, सेलुलोज में नो ब्रांचिंग। इज इट क्लियर, ये स्ट्रक्चरल हो गया। सेलुलोज आप देखते हो, जैसे कॉटन आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मिलता है, 90% तक आपको मिल जाएगा कॉटन में, ठीक है। सेलुलोज सबसे ज्यादा मिलने वाला है। तो इसमें जो आपसे पूछा जाएगा, एक तो बॉन्डिंग पूछी जाएगी, 2 यूनिट के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, तो उसमें आप 1,4 लिखोगे, ब्रांचिंग में कैसा है 1,6 है, और सेलुलोज से रिलेटेड पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या नहीं होता, ब्रांचिंग नहीं होती। क्लियर हो गया, आपसे ब्रांच और अनब्रांच पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि सेलुलोज वाला है, ठीक है। सेलुलोज कैसा होता है, अनब्रांच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट जो हमने लर्न किया,
पॉलीसेक्राइड्स के बारे में देख लिया, इसमें हमने 3 कैटेगरी देखी, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट जो है आपके अमाइनो एसिड्स। तो हम 2 तरीके से देख रहे हैं, पहले हम कैटेगरी देख रहे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की और उसके बाद हम कैटेगरी देख रहे हैं किसकी, मैक्रो की। तो अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट कैटेगरी इज अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है आपके पास अमाइनो एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए अमाइनो एसिड्स के बारे में, अपने आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। कौन लोग जानते हैं किसकी गली मोहल्ले में मिलता है ये अमाइनो एसिड्स? यस, अनस जानते हो अमाइनो एसिड्स को? देखा है, कहीं तो मिला था। कितने होंगे, कितने? 20। नेचुरली जो आपकी जितनी प्रोटीन्स बन रही हैं उसमें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 20। टोटल सेल्स के अंदर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 300, अप्रोक्सीमेटली 300 के अराउंड मिलेंगे आपको, 300 to 350। और लेकिन जो नेचुरल जितनी भी प्रोटीन होती हैं उसमें सारे के सारे कितना कितना होता है? 20 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स को ए से ए लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, मेथेन का स्ट्रक्चर सब लोग जानते होंगे। दिस इज द मेथेन वी आर हैविंग। एक दिन मिथेन से थोड़ी सी नाराजगी हो गई किसी ग्रुप की, तो उसने कहा कि आज तो मैं तुम्हारे सारे हाइड्रोजन उखाड़ फेंकूंगा। तो उसने सारे इसके हाइड्रोजन उखाड़ फेंके हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसका ये हाइड्रोजन अगर आप छोड़ दो और यहाँ R लगा दो और एक साइड पे क्या लगा दो? NH2, और एक साइड पे क्या लगा दो? COH। तो ये किसका फॉर्मूला है? अमाइनो एसिड का। तो किससे ड्राइव हुआ है? मीथेन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होंगे? मीथेन से ड्राइव होके आए हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कायरल कार्बन है ये, और अल्फा कार्बन भी है, क्योंकि इससे 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ये, एक फंक्शनल ग्रुप ये, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप। इस फॉर्म को, जैसे स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं, एक फॉर्म होती है इसमें, इसको बोलते हैं ज़्विटर आयन, ठीक है। बहुत हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ज़्विटर आयन वो फॉर्म होती है, एक ऐसी पीएच आएगी अगर किसी सोल्यूशन में, इसका पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में। जो हम ये कहते हैं कि ना पीएच का क्या रोल है, पीएच चेंज होगा तो हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आप ये इमेजिन करिए कि आपकी कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो एंजाइम्स की वजह से तो हो रहे हैं, प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं। और प्रोटीन किससे बना है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स में इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर आपने, मैं आपको दिखाता हूं सिंपल, आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके पास ये एक अमाइनो एसिड था, एक H है, ये एक R है, यहाँ आपके पास है NH2 और ये है आपके पास COOH, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ रिएक्शंस पूछने वाला हूं, जल्दी से आप मुझे बता देने का कि क्या होगा इसमें। नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता दूंगा फिर। चलो तो बच्चे, अगर आप क्या करो, एसिडिक के साइड मूव कर जाओ और इधर आप मूव कर जाओ बेसिक के साइड, ठीक है। अगर मैं एसिडिक के साइड जाता हूं, ठीक है, इधर वाले साइड जा रहा हूं, तो अगर आपके पास ये अभी जो कैटेगरी है, अगर आप देखेंगे तो एसिडिक वाले साइड में जाएंगे तो एसिडिक वाला अमाउंट बढ़ जाएगा ना, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, तो जो NH2 है वो क्या ले लेगा? ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये C था, COOH तो रहेगा ही, साथ में जो NH, ये आपका NH4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो अगर आप देखें तो NH2 है ना, तो NH3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा R और ये हो जाएगा H। जो आपके पास एडिशनल H प्लस था वो आपने NH2 के साथ जोड़ दिया, मतलब बहुत ज्यादा भर भर के है ना आपके पास, ठीक है। और अगर आप यहां देखें बेसिक वाले में जाएंगे तो H कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली NH2 के पास तो होगा नहीं, और C पे क्या होगा? ये H हो गया, ये R हो गया, और यहाँ क्या है? COO, क्योंकि इतनी कमी है, जब बेसिक इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, हाइड्रोजन की कमी है, तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? COO माइनस। आप देख रहे हैं इधर साइड नेगेटिव चार्ज है, इधर साइड
पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप pH 7 पे मतलब, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हर किसी का जो pH होता है जिसपे ज्विटर आयन बनता है वो हर एक अमाइनो एसिड का अलग होता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि, और उसको ही क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, ये इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसको ये बोलो कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं COO माइनस और ये NH3 प्लस, ये ऐसा फॉर्म है जिसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल हो गया ना। आपकी ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। आइसो इलेक्ट्रिक, इससे बहुत सारी प्रोटीन्स को आइसोलेट किया जा सकता है। जब आप सेल के कंपोनेंट निकालते हो, जब भी आप एक बड़े डॉक्टर बन जाओगे और आपको हो सकता है कोई एंजाइम आइसोलेट करना हो, तो आप इसके बेसिस पे भी प्रोटीन्स को आइसोलेट कर सकते हो उनकी पीएच को चेंज करके। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोटीन ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है लाइसिन ज़्यादा हो, किसी में एलानिन ज़्यादा हो, तो हर किसी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग होगा। तो आप क्या करिए, एक एसडीएस पेज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे आप डीएनए की करते हो, आपने देखा होगा, वैसे ही आप प्रोटीन के लिए एसडीएस पेज करके एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो लगाते हैं। उससे क्या हो जाता है, प्रोटीन आइसोलेट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला समझ आ गया कैसे चेंज हो रहा है। ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, जिसमें अमाइनो एसिड कैसे हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। जिस पीएच पे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अमाइनो एसिड्स की। अब अमाइनो एसिड्स 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब 20 अमाइनो एसिड्स में अगर हम बात करें तो आप मुझे बता दीजिए अमाइनो एसिड्स की, कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम बता दीजिए बताइए। जैसे आपके पास है ग्लाइसिन, ठीक है, और ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। उसके अलावा आपके पास हो सकता है ट्रिप्टोफैन, फिर आपके पास आता है फिनाइल एलानिन, फिर आता है टायरोसिन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हो सकता है आर्जिनिन, फिर होता है हिस्टिडिन, लाइसिन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हो सकता है सेरीन, सर, उसके अलावा हो सकता है थ्रियोनिन, ठीक है। कितने हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हो सकता है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, कितने हो गए, 14 हो गए। उसके अलावा आपके पास एक प्रोलीन लिखा है हमने कहीं, प्रोलीन होता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इंडोल रिंग होता है, स्पेसिफिक होता है बहुत। अच्छा, अब इसमें से कुछ देख लेते हैं, ये कैसे हैं, ये तीनों हैं एरोमेटिक, ये है नेचुरली अकरिंग बोल देते हैं इनको। हालांकि वैसे तो सभी नेचुरली अकरिंग है, नॉर्मल इनको नॉन पोलर भी बोलते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड, जिनकी साइड चेन नॉन पोलर हो, नॉन पोलर साइड चेन वाले अमाइनो एसिड, नॉन पोलर, ठीक है। उसके बाद आपके ये एरोमेटिक हो गए। उसके बाद आपके पास आर्जिनिन, हिस्टिडिन एंड लाइसिन, दीज आर द बेसिक अमाइनो एसिड। आप इस पे याद रखना है तो आप बोल सकते हो अरेंज हिज लाइसेंस। अगर आपको याद रखना है बेसिक अमाइनो एसिड का, अरेंज हिज लाइसेंस, ये काफी कॉमनली पूछा जाता है। तो बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, तो अरेंज हिज लाइसेंस, आर्जिनिन, हिस्टिडिन एंड लाइसिन, दीज आर द बेसिक अमाइनो एसिड। सीरीन एंड थ्रियोनिन कैसे हैं, एल्कोहलिक, एल्कोहल ग्रुप होता है इसमें। सीरीन और थ्रियोनिन में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो याद रखो कि जब भी अल्कोहल पियोगे तो सर कैसा आएगा, थर्राएगा सर, चक्कर आएगा ना।
तो अल्कोहल वाले याद रहेंगे। सर क्या होता है? थर्राता है। थर्राने का मतलब है कि आप कॉन्शियसनेस में नहीं रहते और फिर सर आपका मूव करता रहता है, ठीक है। तो अल्कोहल वाले याद रहेंगे। और आपके पास फिर बचे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इजी है। एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द काइंड ऑफ अमाइनो एसिड दैट वी आर हैविंग। इसमें अच्छा प्रोलीन का मैंने आपको बोला, इसके पास इंडोल रिंग होती है, स्पेशल एक केमिकल ग्रुप है इंडोल। आपने ये ऑक्सीजन किस में पढ़ा है? ट्रिप्टोफैन में पढ़ा। अच्छा टायरोसिन का हमने पढ़ा था, टायरोसिन से मैंने आपको कुछ बना के दिखाया था, डोपामिन। डोपामिन, एपिनेफ्रिन, आपने देखा है ये बहुत सारी चीजों को बनाते हैं। बायोजेनिक अमीन्स वाला आपने हार्मोन्स में देखा था ना, वहाँ टायरोसिन, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा इसके अलावा भी आपके पास होता है क्या बचा? सिस्टीन और मिथियोनिन। ये कैसे हैं? सल्फर कंटेनिंग। आपसे इसमें से पूछा क्या जाएगा? जो भी यहां लिखा है वैसे तो सभी पूछा जाएगा लेकिन सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहल कंटेनिंग, एरोमेटिक। अगर आपको इसको डिटेक्ट करना होता है, इसको टेस्ट करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का नाम सुना है? नहीं सुना? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मतलब ये होता है आप लाइट का एक स्पेक्ट्रम डालते हो और उससे आप मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकते हो। आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो अगर प्रोटीन आएगा तो प्रोटीन की रीडिंग जो मैक्सिमम मिलेगी वो मिलेगी 280 नैनोमीटर पे। कितने पे मिलेगी? 280 नैनोमीटर। इसको बोलते हैं, इस तरीके से डिटेक्शन होता है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और आपको सोल्यूशन दे दिया गया, आपको बोला गया ये आपका फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे और हो सकता है वाइवा में आपसे पूछे। तो अगर अब आपने प्रोटीन का टेस्ट किया, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें अपने प्रोटीन है, आपको बोला गया कि भाई पहचान के बताओ इसमें क्या है, ठीक है। और आपको बस एक मशीन दे दी गई कि ये मशीन दे दी गई, इससे आपको पहचानना है। तो आपको बस थोड़ा सा उसमें से सोल्यूशन लेना है। आप एक रेंज लगा दीजिए, एक वेवलेंथ उस पर सेट कर दीजिए 280 नैनोमीटर। 280 नैनोमीटर पे आप प्रोटीन की मैक्सिमम पीक मिलेगी। डीएनए, न्यूक्लिक एसिड की पीक मिलती है 260 नैनोमीटर पे। कितने पे मिलती है? प्रोटीन की मिलती है 280 पे और डीएनए की मिलती है 260 नैनोमीटर पे। तो दोनों से आपको डिफरेंशिएट आप कर पाओगे कि कौन सी ट्यूब में डीएनए है और कौन सी ट्यूब में मतलब न्यूक्लिक एसिड है और कौन सी ट्यूब में प्रोटीन है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पीक आती है वो किसकी वजह से आती है? वो आती है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की वजह से। किसकी वजह से आती है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की वजह से आती है। अच्छा उसके बाद आपसे पूछा जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स और सेमी एसेंशियल। उसके बाद आपके पास नॉन एसेंशियल। बताइए कौन कौन से होते हैं एसेंशियल, कौन से नॉन एसेंशियल, कौन से सेमी एसेंशियल? एसेंशियल ऐसे जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती उसको क्या बोलेंगे? तो इसमें आप कर सकते हो क्या है ये? तो अब बता दो क्या हो गया ये? वीआईपी कोई इंसान है, वेलिन, आइसोल्यूसिन और क्या? फिनाइल एलानिन। फिर आप लिखोगे लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर्स को जानते हो कौन होते हैं लेजिस्लेटर्स? ठीक, चलो वैसे मुझे भी नहीं पता ठीक है, बस मैंने वर्ड जोड़ दिया। वीआईपी लेजिस्लेटर जो होते हैं वो थोड़े से एरोगेंट होते हैं। तो ठीक है, फिलहाल तो इसमें 2 एल आ रहे हैं। एक हो गया ल्यूसिन और एक हो गया लाइसिन। उसके बाद आपके पास आ गया वीआईपी लेजिस्लेटर्स में आपका क्या हो गया? मिथियोनिन। ठीक है, में क्या होता है? एरोगेंस होता है। क्या होता है? तो क्या हो गया? आर्जिनिन। ठीक है, बाकी आप जितने बचेंगे उसको आप डाल देना। मेनली आपको असेंशियल पूछा जाता है। ठीक है, सेमी में एक आपका आ रहा है, दो, एक आता है हिस्टिडिन। ठीक है, एक आपके पास सेमी में हिस्टिडिन आ रहा है और एक कोई आपके पास आएगा एस्पार्टिक आएगा, या ए से कुछ है
मोस्ट प्रोबेबली ए से है, या तो एलानिन है, हिस्टिडिन या एलानिन में से कोई है। हिस्टिडिन तो है, लेकिन ए से एक और है, उसको एक बार चेक कर लेना, वो सेम ही में आते हैं। बाकी नॉन एसेंशियल में आपके वैलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, वैलिन हो गया, और आपके पास ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, नहीं वैलिन नहीं, आपका ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, एलानिन हो गया, ठीक है, वो सारे इस कैटेगरी में, मतलब जितने भी रिमेनिंग अमाइनो एसिड अभी हमने पढ़े हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे किस में है, आपके एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल में आ गया, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को आपको पता होगा कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है कि आपके पास ये कार्बन है, ये H है, ये R लगा है यहाँ। अच्छा, एक और चीज पूछी जाती है कि अमाइनो एसिड्स की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी वजह से आती हैं, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या R ग्रुप, तीनों की वजह से आती है। ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों ने ऑल इंडिया सीरीज में रॉन्ग कर दिया, क्योंकि जैसे जो वेरिएबिलिटी है अमाइनो एसिड में वो तो आ रही है, सब ऑब्वियसली आर ग्रुप चेंज हो रहा है तो अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती हैं, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री ग्रुप्स। तो आर ग्रुप, NH2 या COH तीनों से ही आएगा, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो भी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो उन तीनों ग्रुप की वजह से शो करते हैं। तो आपके पास आ गया, एक हो गया COH यहाँ, एक हो गया NH2। अगर आपको दो अमाइनो एसिड को जोड़ना है तो ये एक NH2 यहाँ आ जाएगा, एक CHRCOOH। तो इसमें क्या होता है, कैसे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड बताइए। अगेन H2O और यहां से आपका क्या, एक सॉरी यहां से एक H और यहां से एक OH, ये निकल जाएंगे और उससे क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की तरह लगता है लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है, इसकी लेंथ भी अलग होती है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, तीन अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कितने बॉन्ड होंगे तीन अमाइनो एसिड के बीच में, ट्राई पेप्टाइड है, कितने बॉन्ड होंगे, ट्राई पेप्टाइड का मतलब बॉन्ड दो ही होंगे, नाम ट्राई पेप्टाइड है, मतलब तीन अमाइनो एसिड जोड़ रखे हैं आपने, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, पॉलीसेक्राइड में कौन सा रिड्यूसिंग होता है कि नहीं होता, क्या होता है पॉलीसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब R राइट हैंड साइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो जो पॉलीसेक्राइड का राइट हैंड साइड होता है वो रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट हैंड साइड नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा, स्पेशली शुगर से पूछा जाएगा कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा रिड्यूसिंग नहीं है, तो अगर पॉलीसेक्राइड वाला आएगा तो पॉलीसेक्राइड में कार्बोहाइड्रेट में राइट हैंड साइड वाला रिड्यूसिंग, R साइड में आ रहा है रिड्यूसिंग, लेफ्ट हैंड साइड में नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, ऑल दीज अमाइनो एसिड्स आर देयर, ये सारे आपके अमाइनो एसिड्स थे जिसमें हमने देखा, जल्दी से बताइए जिसके पास सल्फर है अमाइनो एसिड्स के पास, उसका नाम बताइए, सिस्टीन और मिथियोनिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के नाम बताइए, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। अल्कोहल वाले नाम बताइए, सीरीन और थ्रियोनिन। उसके बाद मुझे बताइए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम, आपके पास है वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिर ल्यूसिन, लाइसिन, राइट। उसके बाद क्या है, आर्जिनिन और मेथियोनिन, राइट। ऑल दीज आर द देयर जो आपके एसेंशियल में आ रहे हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। जब ये अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाते हैं कौन सी, प्रोटीन्स की। तो अमाइनो एसिड से जो पहली स्ट्रक्चर आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर क्या बनाएंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। और फिर क्या बनेंगे, क्वार्टरनरी, इसको आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हुआ, मान लो कि आपके पास एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड है, ये आपस में जुड़ गए, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये शेप ले लेते हैं, जैसे आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। तो डीएनए के जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे ये जैसे हेलिक्स है, ऐसे ही हेलिक्स फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स होते हैं,
और कुछ शीट्स बनते हैं ऐसे, ठीक है, उसमें कनेक्शन ऐसे कुछ रहेंगे, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, बीटा शीट्स। टन भी बनते हैं, तीसरी एक स्ट्रक्चर होती है टन, उसमें स्पेशली ग्लाइसिन और प्रोलीन होता है। जैसे आपके प्रोटीन में बेंडिंग भी होती है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन में बेंडिंग चाहिए, कहाँ से बेंडिंग करोगे, प्रोलीन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, उसमें एक अजीब सी रिंग होती है, उसकी वजह से किंक आ जाता है। किंक आ जाता है मतलब आपको जैसे देखा होगा, पाइप अगर सीधा जा रहा है, आपको उसको थोड़ा सा बेंड करना है, तो आप एक कनेक्टर जोड़ते हो ना, जो थोड़ा सा टर्न लेता है 90 डिग्री। तो अगर आपको प्रोटीन्स में ऐसे टर्न लेने होते हैं, तो उसके लिए दो अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ग्लाइसिन और प्रोलीन। अगर आपके पास प्रोलीन और ग्लाइसिन है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन का शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। उसके बाद आप क्या करोगे, इनमें जो टर्न आता है, इससे सपोज जैसे आपने देखा होगा, आप कोई जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने कोई, जैसे ये सारे वायर्स बने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आप इसको बॉल के फॉर्म में, जैसे आपके पास पेज है कोई, आपने पहले उसको फोल्ड किया और अब उसके बाद आपने उसको रैप कर दिया, पूरा बॉल के फॉर्म में शेप में चेंज कर दिया, तो उससे आप फर्दर बेंडिंग जब होता है, जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने पूरा वो बना दिया, इसमें बेंडिंग हो गई, इसमें इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। और जो इंपॉर्टेंट है इसकी फंक्शनैलिटी के लिए, जब तक आप इसको टर्शरी फॉर्म में नहीं लेके आओगे तब तक क्या नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा। सेकेंडरी में अगर रखोगे, प्राइमरी में रखोगे, तो प्रोटीन फंक्शन नहीं करेगी। तो क्वेश्चन अगर हो सकता है आपसे ये आ जाए और वो पूछ लेंगे बताओ कि कौन से फॉर्म में प्रोटीन फंक्शन करेगा, तो आपका टर्शरी या फिर क्वाटरनरी। क्वाटरनरी तो है ही फाइनल। क्वाटरनरी में क्या हो गया कि इस तरीके की दो तीन स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइन कर लें, ये एक प्रोटीन है, ये दूसरी प्रोटीन है, आपस में कनेक्ट कर लिया। जैसे हीमोग्लोबिन के केस में आपने देखा है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन, राइट, तो वो कैसा हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो प्रोटीन कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलके फिर क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी। कौन सी फंक्शनल है, टर्शरी पे आके फंक्शनल होगा जब इसमें बॉन्ड्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं सोल्यूशन में, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आपका जो पीक मिलेगा वो कितने नैनोमीटर पे मिलेगा, 280 नैनोमीटर। डीएनए का कितने में मिलेगा, 260 नैनोमीटर। दिस इज फॉर प्रोटीन, और ये किसका, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। अगर आपको सैंपल में कहीं कुछ डिटेक्ट करना है, सोल्यूशन दे दिया गया आपको ट्रांसपेरेंट, और आपको बोला गया कि बताओ ये पहचानिए इसको, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमने कार्बोहाइड्रेट में छोड़ दिया, आपसे पूछा जाता है आयोडीन का रिएक्शन। आयोडीन का रिएक्शन अगर हम ग्लाइकोजन से कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैसा रंग मिलता है, रेड। ग्लाइकोजन से जब हम करते हैं तो मिलता है रेड, स्टार्च से जब करते हैं तो मिलता है ब्लू। स्टार्च से करेंगे तब मिलेगा ब्लू। स्टार्च से ब्लू इसलिए मिलता है क्योंकि स्टार्च अकेला ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो हेलिकल फॉर्म में रहता है, तो आयोडीन जो है उस हेलिक्स के अंदर आ जाता है, और ग्लाइकोजन के अंदर वो हेलिक्स नहीं होता, इसलिए वो कलर नहीं देता, वो रेड कलर देता है। ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो उसका कलर ही रेड में आता है, तो वो रेड ही आएगा, बाकी और उसके साथ भी जाओगे तब भी रेड आएगा, लेकिन स्टार्च के साथ स्पेशली कैसा आएगा, ब्लू आएगा। ग्लाइकोजन के साथ कैसा आएगा, रेड आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, टाइम इज ओवर, तो इसको नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास अभी बचे हैं क्या। सो थैंक यू फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग द न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, और उसके बाद हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू दैट फर्दर पार्ट ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल।